अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 2014 चीन के सदर का दौरा मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के धरने की वजह से मुलतवी हुआ था। 2024 SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर दिया था, गो कि फिर एक दिन पहले उस कॉल को वापस ले लिया गया था। आलमी रहनुमा पाकिस्तान आ रहे थे और 15 अक्टूबर को PTI डी चौक पर नारे लगाकर अपनी कामयाबी गिनवा रही थी। और अब एक बार फिर बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और 24 नवंबर को PTI इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर रही है। तो क्या ये एक सियासी जमात का रवैया होना चाहिए? क्या मुल्की मफाद सियासी जमात के लिए सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? इसका जवाब हमें ऑब्वियसली सियासी मिलेगा, तो इसलिए इसे रहने देते हैं। 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए बुशरा बीबी इस वक्त बड़ी मुतहर्रिक हैं। पहले कहा गया कि वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम देने के लिए पार्टी लीडरशिप से खिताब कर रही हैं, लेकिन अब वो स्टूडेंट विंग से भी मिल रही हैं, MNA से, MPS से अलग अलग मुलाकातें कर रही हैं। इसे सियासत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बुशरा बीबी दूसरों को बता रही हैं कि अगर कोई एहतजाज में नहीं आया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्या वो खुद एहतजाज का हिस्सा बनेंगी? दूसरों के बच्चों को सड़कों पर बुला रही हैं, क्या अपने बच्चों को लाएंगी? मुख्तलिफ ज़राए से आने वाली खबरों के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हिकमत अमली तय करते हुए 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों अतराफ से धावा बोलने का फैसला किया है। खबर यह भी है कि PTI कोर कमेटी अरकान ने डी चौक में पड़ाव की तजवीज़ दी है और पार्टी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है नाज़रीन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च से उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं होता जब तक हवाओं का रुख तब्दील ना हो, वरना 126 दिन के धरने का एजाज़ तहरीक इंसाफ को ही हासिल है। तमाम डिबेट पर बात करने के लिए, क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर बात हो रही है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुमायूं महमूद साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी सब्जेक्ट से किया। सर, पिछली बार जब PTI की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया तो उस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस बार आपके एहतजाज के वक्त बेलारूस के सदर हैं, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं 25 तारीख को। इससे पहले चीनी सदर का दौरा, जो वो 126 दिन का धरना था, उसकी वजह से मुलतवी हुआ। आप लोगों पर उसका भी इल्ज़ाम लगता है। आप लोग हमेशा ऐसी ही तारीखें क्यों चूज़ करते हैं सर, कि जब कोई ना कोई पाकिस्तान में आ रहा होता है या कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा होता है? हुमायूं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, वो कहते हैं हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे ही सही, नाम तो बदनाम वैसे भी है ऐसे ही सही। जनरली स्पीकिंग, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे चाहे वो US हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो सारी इस किस्म की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो, वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं किसी इशू पे जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है और बाद दफ़ा जो फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे होते हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है। अगर बाद दफ़ा ऐसे होगा, कभी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है या प्राइम मिनिस्टर UK का जा रहा है, उसके खिलाफ या अमेरिका में या उधर प्रोटेस्ट हो रहा, तो ये प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, ये दिस इज द राइट ऑफ द पीपल, ये दिस इज एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। अब बात आ जाती है कि अगर आप नहीं सर, लेकिन आप भी डायमेंशन समझने की कोशिश करें ना। जिन कंट्रीज का आप हवाला दे रहे हैं हुमायूं साहब, वो कंट्रीज और हमारे मुल्क में जरा फर्क है सर। यहाँ पर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। जो लोग आते हैं उनको सिक्योरिटी देना भी जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है सर। बिल्कुल 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 ज़रूर दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वाकई बहुत फ़र्क है उनके मुल्कों में। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो वहाँ का चीफ जस्टिस जो है वो कहता है कि मैं इस केस को अभी रोक दूंगा क्योंकि ये असरअंदाज ना हो जाए इलेक्शंस के ऊपर। वो बल्ले का निशान नहीं ले लेता। उस मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं और उसका रिजल्ट आता है, इन स्पाइट ऑफ कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, लेकिन रिजल्ट एक्सेप्ट की जाते, अगले दिन रिजल्ट को बदल नहीं दिया जाता। तो फिर सर, जब आपके पास डिफरेंसेस की दलील मौजूद है तो फिर आप मेरे सवाल के जवाब में वहीं से ही कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना, जब आपके पास दलील ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या इसके अलावा तारीखें नहीं चूज की जा सकती? सर अब मुझे बताइए जी। देखिए आप मुझे बोल लेने दें। देखिए इस तरह है,
अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप नॉर्मली जो डिग्निटरीज होते हैं वो आपके ये चकलाला वाले उस पर आते हैं, वहाँ से आप एक हेलीकॉप्टर बिठाएं और यहाँ पे लाके उनको लैंड करा दें, ना ट्रैफिक का कोई मसला होगा ना सिक्योरिटी का कोई मसला होगा। बड़े आराम सी बात है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने बाज़ चीज़ें देखनी होती है कि आपका ज़्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है। अगर आपका ज्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर बाज़ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, जैसे आपकी इस वक्त आप ये सोचें कि लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को अभी अदलिया से कोई डर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अदलिया अदलिया अपने मतलब की ले आया है। जब इस किस्म की चीज होनी हो जाए, सर मुझे ये बताइए, ये जो सरबराहान मुमलिकत के दूसरे ममालिक में दौरे होते हैं, ये महीनों पहले फाइनलाइज होते हैं हुमायूं साहब, ये पहले से तय हुए होते हैं। तो सर वो जो 9 नवंबर को आपका स्वाबी में जलसा हुआ था, वहां पर आप लोगों ने फाइनल कॉल देनी थी, और उस फाइनल कॉल से 15 दिन मजीद बढ़ाकर एक 24 नवंबर की तारीख रखी गई। तो उसके पीछे पर रीजन यही तो नहीं था सर कि एक और दौरा पाकिस्तान में हो रहा है और फिर आप लोग निकल आए? देखिए नहीं जी, देखिए इन चीजों से मैं ख्याल में इन दौरों से जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दौरे अपनी जगह चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पे ये चीजें चलती रहती है, पूरी दुनिया में चलती रहती है। बांग्लादेश जो कि हमसे मिलता जुलता है, वहां पे मोदी गया था 2021 में और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। आपको पता है 12 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां तो हमें किसी ने नहीं कहा कि जी ये आप लोग क्यों करके ये क्या कर रहे हैं, ये तो होगा। ये सारी चीजें होती रहती हैं हर जगह, कहीं ज्यादा कहीं कम, अपने अपने उसके लिहाज से होती है। लेकिन अगर आप इसको बेस बना के कर रहे हैं, दैट शोज कि आपके पास कुछ और है नहीं, आपके पास है नहीं प्रेजेंट करने के लिए, आप इस वजह से ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक जो भेड़िया था वो ऊपर है और वो एक भेड़ जो थी वो नीचे थी, उसने कहा कि तुम्हारे पानी हिलाने से मेरा पानी गडला हो रहा है। वो कहते हैं आप ऊपर थे मैं नीचे थी। सुनने वाले भी सुन रहे हैं सर कि मैं सवाल आपसे क्या कर रही हूं और आप जवाब मुझे क्या दे रहे हैं। नासिर भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, कामरान मुर्तज़ा साहब और ऑपोजिशन में साथ चलने की बात हुई थी, तो अभी तक तो इस एहतजाज के साथ पीटीआई सिर्फ अकेले ही नजर आ रही है। कामरान साहब, ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं और फाइनल कॉल है और पता नहीं लाखों के मजमे की बात हो रही है, इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं इससे? सर अगर मायूस नहीं कर रहा पीटीआई के दोस्तों को, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। इसमें शायद अभी तक इतना होमवर्क इनके पार्ट पे नहीं हुआ। होमवर्क कर लें। इसमें इतनी जल्दी जो है वो तहरीकों को मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकता, और जो माजी में जो कुछ हुआ, जब भी साथ लेके आए दोस्त, तो फिर उसके बाद जो कुछ उसके बाद होता रहा है, वो भी जो है ना एक प्रॉब्लम बनेगा। बेहतर होता कि इसके लिए एक माहौल बनाया जाए, इसके लिए पार्टियों से बात की जाए, इश्यूज़ की बुनियाद पे बात की जाए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहता, मगर ये अल्टीमेटली जो ना ये नुकसान पीटीआई को पहुंचेगा, और पीटीआई को नुकसान। आप पिछले दफा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, उस वक्त भी आपका यही था कि अगर ये सबको साथ मिलाकर चलते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता रह गया है, अगले इतवार को ये सारा मामला होना है, लेकिन अभी तक पीटीआई सोलो फ्लाइट लिए हुआ है, और आज भी आप यही बात कर रहे हैं कि कामयाबी उस तरह से होते हुए नजर नहीं आ रही जो पीटीआई का बेसिकली स्टांस है या उनका गोल है। सर आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब या अचकज़ई साहब अगर साथ मौजूद होते तो नताइज में फ़र्क पड़ सकता था? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो अभी तक अभी किसी थोड़े से फासले पर हैं। अचकज़ई साहब तो इनके उस इत्तेहाद के सरबराह हैं, और शायद उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। वो भी कोयटा में बैठे हैं, और वो भी बहुत ही जो है ना सियासी रहनुमा हैं, और वो भी जो है ना वो शायद अगर उनसे ये एतमाद में लेते तो कोई इसके अच्छे नताइज हो सकते थे। मौलाना का आज मैंने स्टेटमेंट सुना है,
मौलाना ने कहा कि मुझे तो कि पता नहीं है, मैं तो अभी कल आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ, और मुझे तो बातों को समझने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बाकी और दूसरी जमातें थी, चले मौलाना नहीं थे, मौलाना की पार्टी की चूँकि बड़ी क़यादत नहीं थी तो इसलिए उनको एतमाद में नहीं लिया। दूसरी पार्टियाँ जो मौजूद थी उनको भी एतमाद में लेते। मैं एक और इनसे गिला कर रहा हूँ, हुमायूं साहब बैठे हैं, क्या दोनों ऐवानों में कोई मुत्तहदा अपोजिशन वजूद में आ चुकी है आज तक? आप तो ये भी अभी तक मुत्तहदा अपोजिशन को वजूद में नहीं ला पाए, क्योंकि आप बड़ी पार्टी है ना इस वक्त ऐवानों की अपोजिशन में बैठी हुई। अभी आपको वहाँ पे भी एतमाद में लेने का अमल शुरू करना है। तो ये जब तक आप कई जहतों पे काम नहीं करेगी उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आपको नुकसान हो जाएगा। और इस वक्त जो आपको नुकसान होगा वो यकीनन सियासत का भी नुकसान होगा, इसलिए ज़रा इसको सोच लीजिए। ठीक। नासिर साहब, सर पीटीआई की मंजिल डी चौक है, उन्होंने बता भी दिया है, और ये कोई एहतजाज जलसे वाला एहतजाज या रैली वाला एहतजाज नहीं होगा, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। अब एक बिन बोला है मेहमान सर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं 24 को, और एक असल मेहमान यानी कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं इस्लामाबाद 25 नवंबर को। तो ये जो बिन बुलाए मेहमान है, इनके लिए कोई हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है या तवाज़ु की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मुझे हुमायूं साहब पे तरस आ रहा है, वो बेचारे जिस तरह जो आप सवाल और करती हैं जवाब और दे रहे हैं, ये कहते हैं हम तो बदनाम वैसे भी हैं ऐसे भी सही। तो इनसे पूछे कि आपको बदनाम अपने आप को खुद हो गया या मुन्नी वैसे ही बदनाम हो गई है? बात ये है कि अब देखें इनके अंदर जो एक मसला है, वो बुशरा बीबी बाहर आ गई है, वो कहती है मैं वारिस हूँ अब इस जमात की। वो दो बहनें कहती हैं मैं वारिस हूँ। वो मरवत साहब कहते हैं अगर मेरे हवाले करें तो मैं लाखों बंदा लेके आ जाऊंगा। आप इनके सारे बयानात सुने, इनकी बातें सुने, तो बात यह है कि ये वो इमरान खान साहब जो अंदर नहीं सर, वैसे ये क्लियर कर लें, बुशरा बीबी ने अभी कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया कि वो वारिस हैं पीटीआई की, और सियासत तो कोई भी कर सकता है सर, लेकिन वो जो मौरूसियत की बात होती है तो ये अभी तक कहीं पर कोई क्लेम नहीं हुआ कि अलीमा खान साहिबा पार्टी को संभाल रही हैं या बुशरा साहिबा पार्टी को संभाल रही हैं। हाँ, वो खान के मैसेज जरूर लेकर आ रही हैं, मैसेज लेके उन्होंने पेशावर में पड़ाव डाला है जाते ही जेल से, ठीक है। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई भी वारिस बन जाए, ये तो इनका अपना जाती मसला है, लेकिन जो सामने हालात है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये इनका जो काम है ना सिर्फ यही है। अभी बेलारूस के सदर आ रहे हैं 25 को, जब चाइना के सदर आ रहे थे इनकी रविश थी, ये वहां धरना दे के बैठे हुए थे जब मियां साहब। चलिए आप लोगों को पता है ना, अब आप बताएं अब आप क्या कर रहे हैं सर? इनके लिए अब यही एक मैसेज है कि भाईजान आप अपने घर में तो इकट्ठे हो जाओ। इनके लिए यही मैसेज है कि कानून अपना रास्ता लेगा। ये जो इनका वो आता होता था ना केपीके का सदर अपना वजीर आला, जिसका नाम गंडापुर है लेकिन है वो, आपको पता है, उनकी बातें आप सुने, वो स्वाए ये ऐलान करते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं इमरान को 15 दिन में छुड़ा के ले जाऊंगा। 24 से पहले क्या होगा? क्या गिरफ्तारियां होंगी? क्या घरों पर छापे पड़ेंगे? कैसे लेगा कानून अपना रास्ता सर? 24 से पहले जो पहले कुछ हो रहा है ना, इन लोगों ने ऐलान करना है, फिर उन्होंने ऐलान वापस ले लेना है। इनके लिए बंदे नहीं आ रहे, बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं इनको एक मशवरा देता हूं कि केपीके में आपकी हुकूमत है, वहां करें जलसा, रोज लाखों बंदे अगर आपके लिए आते हैं, हजारों आते हैं, ले आए ना। आप ये इल्जाम लगाएंगे कि हमें पुलिस ने रोका है, ना हमें ये इल्जाम आप पे लगेगा, हम पे लगेगा कि हमने इनको पकड़ा है। आपकी हुकूमत है, और वहीं एक जलसा करके बता दो लाखों में जो आपके वहां बैठे हो। तो बात यह है कि इनके लिए मैसेज है कि भाई कानून अपना रास्ता लेगा। अगर आपने कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इमरान खान साहब अब नरो मांग रहे हैं, और सर वो आप ये भी कह रहे हैं कानून अपना रास्ता लेगा। पिछली बार हुकूमत ने बड़ी तैयारी की सर, सारे रास्ते बंद कर दिए, पिंडी इस्लामाबाद सब कुछ बंद, सड़कें खोद दी आप लोगों ने, खंदकें खोदी गई बाकायदा तौर पर, इलाका 2 दिन तक मैदान जंग बना रहा। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि कारकुनान कुछ आते थे, टोलियों की शक्ल में डी चौक पहुंचते थे, अपनी वीडियोस बनाते थे, चले जाते थे। तो सर उस वक्त भी कानून ने अपने रास्ता लेने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ थे। आप ये देखें इनकी, मैं बात बताऊं आपको, इस्लामाबाद में
जब दफा 144 लग गया, इनको जगह भी दे दी जाती है जलसा करने की, ये जलसा नहीं करते, ये सिर्फ आते ही शरारत करने, आते ही अटैक करने। जब जब आया ना अपना गंडापुर पेशावर से, वो 7 पुलिस लेके आया, आपको पता है पुलिस पकड़ेगी, पुलिस ये सरहद की KPK की पुलिस लाके से इस्लामाबाद पुलिस पे चढ़ाई की, वहां बंदे पकड़े गए, अफगानिस्तान के लोग पकड़े गए, गैर मुल्की पकड़े गए। ये इन्होंने 9 मई किया। ये लोग जो है ये इंतशार की सियासत करने वाले हैं। इनको चाहिए, इमरान खान को चाहिए वे भी होश के नाखून ले, हुकूमत के साथ बैठे, अपोजिशन का किरदार अदा करें, ठीक। और जलसा यूज करना हक है, लेकिन ठीक। एक जमहूरी तरीके से है। सही उस सर, पे आप आप मेमन साहब ने सुन लिया है, मेमन साहब ने आपका मशवरा सुन लिया है, वो अमल करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। मेमन साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, अभी नासिर साहब ने भी तस्करा किया बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी सियासत में एंट्री के हवाले से। आप लोग तो ये कहते रहे कि बुशरा बीबी सियासत नहीं करेंगी, अब हम देख रहे हैं जब वो आई हैं तो पेशावर में उन्होंने बाकायदा तौर पर खिताब भी किया, हिदायत भी दी, फिर बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स से भी मिल रही हैं, MNA से MPS से वो अलग अलग मुलाकातें भी कर रही हैं, इजलास में शिरकत कर रही हैं। तो सर वो ये सियासत नहीं कर रही तो फिर ये क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा था जब भट्ट साहब बात कर रहे थे, ना तो बुशरा बीबी ने और ना इमरान खान की जो हमशीर हैं उन लोगों ने, किसी ने कहा है कि वो सियासत में हिस्सा लेने चाहती हैं। इन लोगों के डर की हालत ये है कि ये लोग इमरान खान से किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर को मिलने नहीं देते। हालांकि जब इनके अपने लीडर जो थे, और ये ज़ुबैर उमर साहब बता रहे थे कि वो सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक इनकी जो मेन लीडरशिप होती थी वो हर थर्सडे को उनके साथ बैठती थी, और उसके बाद 25-25 के टोलों में ये सारे जाके उनसे मिला करते थे। कोई कैद किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी इन लोगों को डर लगा हुआ है, इनको खौफ है उसे एक शख्स से। वो शख्स इसलिए उससे खौफ है कि वो बंदा जो है ना इनके लीडर की तरह मुल्क से भागना नहीं चाह रहा, वो मुल्क में रहना चाहता है, और वो कहता है कि यही मेरा, यहाँ ही मेरा जीना है, यहीं मेरा मरना है। तो इस वजह से इनको उनसे डर लगा हुआ है। अब अगर उनकी बात सर मैं पूछ रही हूँ बुशरा बीबी साहिबा क्या कर रही है इस वक्त? आप सुन ले। तो जब उन वहां पे मिलने नहीं जाएंगे तो जो उनसे मिलने जाता है वो उनको मैसेज देते हैं कि ये मेरा मैसेज कन्वे कर दो, और फलाने को ये कह देना, उसको ये कह देना, उसको ये कह देना, उसको ये कह देना। ऑब्वियसली ये होता है, और वो मैसेज मानो आन उसी तरीके से उन्हीं जगहों पे डिलीवर कर दिया जाता है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज जस्ट अ मैसेंजर। सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब एक MNA के लिए और एक MPA के लिए अलग अलग मैसेजेस भेज रहे हैं, जो कि कन्वे कर रही हैं बुशरा बीबी साहिबा अलग अलग मुलाकातें करके। स्टूडेंट्स के लिए अलग से मैसेज भेज रहे हैं, जिसको नहीं सर उसके लिए फिर बहुत तवील टाइम चाहिए होता है कि एक MNA और एक MPA के लिए इंडिविजुअल मैसेजेस दिए जाएं। उसके लिए इतनी तवील मुशावरा, इतनी लंबी मीटिंग होनी चाहिए। इसमें नहीं तो लंबी मीटिंग हुई होगी तो ये सब कुछ पता चला होगा ना। वो तो वहां पे फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते वो वहां पे कोई 5 घंटे 6 घंटे रही थी, तो ये चीजें तो फिर होती हैं, फिर उस दौरान में डिस्कशंस होती हैं कि देखिए 4-5 मेन लोग होंगे, 6-7 लोगों को उन्होंने कहा होगा 6 घंटे की मुलाकात हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, उनको कर दे। सॉरी हुमायूं साहब 6 घंटे की मीटिंग हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान। इनका जो केस चल रहा था, वो केस में भी कोई 3-4 घंटे लगे थे। वहां पे नैब वाले कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। इस दौरान में आई एम श्योर बात हुई होगी, वो सारी होगी। मुझे उसका डिटेल नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट, मैं उसका प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन आई प्रिज्यूम कि उसके बाद जब ये आई है उन्होंने ये सारी बातें की हैं। तो जब मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ जब इन्होंने उसके बाद आके बात की होगी तो जाहिर है कोई ऐसी बात की होगी, तो उस लिहाज से उन्होंने कर दी होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, बुशरा बीबी साहिबा एहतजाज के लिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उनको बता रही हैं गिरफ्तारियां ना हो, ये भी वो बता रही हैं कि गिरफ्तार अगर होंगे तो उनको भी पार्टी रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी जाएगी या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा खुद होंगी एहतजाज का हिस्सा? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात तो इमरान खान ने खुद भी कही थी। ये तो उन्होंने भी कहा था कि अपने आप को उससे बचा के रखना,
उस दिन के लिए बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब होता यह है कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी बात इस तरह कर देते हैं कि जी लोग जानबूझ के गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिहाज से उन्होंने एक कह दिया होगा इमरान खान ने कि भाई उनको कह दो कि अपने आप को पहले मतलब उससे पहले, वक्त से पहले सामने ना आए। सो दैट इज ऑल व्हाट ही मस्ट हैव सेड। तो बस उसका कह देना कोई अजीब सी बात तो नहीं, मतलब मुझे अजीब नहीं लगती, अगर आपको लगती है मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, मुझे उसको कोई अजीब नहीं लगती। सर मैं मेरा नहीं ख्याल कि वो हिस्सा होंगे, मेरा नहीं होगा। लेकिन देखिए, हैविंग सेड दैट, दो चीजें याद रखें। एक है पॉलिटिकल लीडरशिप जो जाके कर रही है, एक है फर्ज करें मेरी बीवी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है, वो मेरे लिए जरूर निकलेगी। यहां पे आप कुछ कह नहीं सकते। एक बहन का हक बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने भाई के लिए जद्दोजहद करे। एक बीवी का मुझे इजाजत दीजिए, मोहम्मद साहब मुझे इजाजत दीजिए। कामरान साहब, खान साहब से जेल में मुलाकात के हवाले से बातें हो रही थी, ज़ेरे गर्दिश थी। फिर पिछली बार आप जब प्रोग्राम में मौजूद थे तो आपने इस बात की तस्दीक भी की थी कि कुछ दोस्तों की तरफ से सजेशंस आ रही हैं कि खान साहब से मुलाकात की जाए या उनकी तरफ से ख्वाहिश आ रही है। तो सर इससे बड़ी आगे बात? देखिए, नहीं, वो बात गपशप वाली बात थी और गपशप वाली बात भी जो है मौलाना साहब तक कन्वे कर दी गई थी। उसमें अब वो बात जेन्युइन थी, वो बात जेन्युइन नहीं थी, वो बात हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो मौलाना साहब का कहना ये था कि कोई फोकल पर्सन हो पीटीआई की तरफ से हमसे बात करने के लिए, ताकि हमको पता हो कि किस दोस्त ने कौन सी बात जो है ना वो मौलाना साहब तक पहुंचाई है, वो दुरुस्त है इमरान खान साहब की। तो ये उन्होंने जाने से पहले ये बात मुझसे की थी कि जब तक कोई फोकल पर्सन ना हो जो हमसे बात करे, तो हम कैसे इस पे जो है ना किसी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। मुमकिन है कि बात जो है ना वो जानबूझ के कोई दोस्त बीच में कर दे या वो कोई किसी अच्छी खुशफहमी की वजह से कर ले, और हम जो है ना बाद में कोई हमारे लिए कोई मसाइल हों, हमें जो है ना कोई मसला दरपेश हो, इस हवाले से हम कहें कि जी कोई फैसला कर लें, और उसके बाद जो है ना कोई कहें कि जी आपको किसने कहा है, वो तो हमारा वो कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं थी। तो जब तक कोई फोकल पर्सन ना हो, कोई संजीदा बात ना आए और वो संजीदा बात मौलाना साहब तक ना पहुँचे, तो उस वक्त तक जो है वो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। बातें तो और भी हुई हैं, उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई मैसेजेस जो है ना लोगों ने क्लेम किया कि जी ये फैमिली का मैसेज है मौलाना साहब को, मगर वो पता नहीं वाकई फैमिली का मैसेज है, बाकी फैमिली का मैसेज नहीं है। तो इसमें जब तक ये जो क्लेम कर रहे थे दोस्त, ये पीटीआई के दोस्त थे सर, ये पीटीआई के दोस्त क्लेम कर रहे थे? बस दोस्त थे, बस उनकी फैमिली की तरफ से पैगाम रसानी हो रही है ना कि अभी उनको किसी का नाम लिया जाए। तो बहरहाल जो है ना वो इस फैमिली के हवाले से भी मौलाना तक मैसेजेस जो है ना वो कहे हैं कि जी ये फैमिली ने कहा है। तो अब वो फैमिली ने वाकई कहा है या नहीं कहा है, अब ये अल्लाह पाक को पता है कि वो दुरुस्त है या दरमियान में किसी का उसने जन था। कोई फैमिली से मुराद कामरान साहब बुशरा बीबी साहिबा या अलीमा खान साहिबा? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना, ये मतलब फैमिली की तरफ से बस इतना काफ़ी है, उसमें ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना है, क्योंकि मोहतरम है सारे हमारे लिए। और एक जब कोई पॉलिटिकल मूव जो है वो मैच्योर नहीं हुई कोई ऐसी, तो फिर किसी का नाम लेना या उस तरह से फिर गैर मुनासिब हो जाता है। कुछ दोस्तों ने बीच में इस तरह की बात की थी कि फ़लाँ जगह मुलाकात हो जाए, फ़लाँ जगह मुलाकात हो जाए, तो वो पता नहीं अब वो जानवर है या नहीं है जानवर। तो अनलेस के कोई मतलब किसी ऐसे कॉर्नर से ये बात आएगी और वो मौलाना तक डायरेक्ट पहुंचेगी, तो उसके बाद आगे बात पड़ सकती है। सही, तो यानी कि जो भी ये बातें होती रही सर, गपशप लगती रही, इस ऑफिशियल चैनल से ये बात आप लोगों तक नहीं पहुंची, और आप इसी का ही ताहाल इंतजार भी इसी बात का है कि अगर कोई संजीदगी है तो ऑफिशियल चैनल तो फिर बात की जाए इस पर। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए कामरान साहब, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, सर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तहरीके इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं और इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो एहतजाज धरनों में दूसरे के बच्चों को बुला रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते। लेकिन फिर ये सवाल तो सर आपसे भी हो सकता है ना कि मियाँ साहब ने इतने लॉन्ग मार्च किए हैं, उनके बच्चे तो शामिल नहीं थे उसमें? देखें,
ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि इमरान साहब ने अपने बच्चों को लंदन रख के और बाकी जो कौम के बच्चे हैं उनको इस रास्ते पे ले आए कि 9 मई के वाकयात हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को बुला लें इधर सामने, कहें कि मेरी जगह मेरे बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं, उनके बच्चों को रोका नहीं जाता कि पाकिस्तान ना आए। मियाँ साहब के बच्चों के खिलाफ मियाँ साहब के बच्चे भी लंदन में नहीं थे वैसे सर, जिस वक्त मियाँ साहब नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं, कर रहे थे, वोट को इज्जत देखिए दो ना वाला? फिर उस वक्त वो उनको आने नहीं देते, उनके ऊपर झूठी एफआईआर थी। अब वो जब खत्म हुई तो मियाँ साहब के दोनों बेटे इधर आए, बेटी भी इधर है। बात यह है कि इमरान खान एक नॉन सीरियस बातें अभी कर रहे हैं। आप देखिए उसके मेक सेंस सर, वो जी ठीक। यही सब करेंगे, फिर क्या हुआ? अब आप ये महमूद खान का नाम भी नहीं लेते। तो इमरान खान का सिर्फ एक काम है, बंदे को यूज करना, अपनी बात पहुंचानी और अपना फायदा ढूंढना। अब उसको एक चीज नजर आ रही है कि मैं अंदर बंद होके बैठ गया हूं, हालांकि सर वो हर चीज दुनिया की आसाइश उसके पास है। इमरान बच्चे से खान ने मुझे याद आया, अब बात निकली मियाँ साहब के बेटों के हवाले से, तो मुझे याद आया सर अभी कुछ खबर सर्कुलेट कर रही है हसन नवाज साहब के हवाले से कि लंदन में वो दिवालिया हो गए हैं। आप खुद भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, ये खबर की तस्दीक तरदीद जरा कर दें, क्या हुआ है ये? देखिए ये तो अब क्या आपने हुआ है कैसा ये? सवाल किया है जिसका ना कुछ सर है ना कोई पाँव है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उस मुल्क में अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो वो कभी छुपती नहीं है, सामने आती नहीं है। वो अपना कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इस तरह की ना कोई बात मैंने सुनी है, आपसे ही सुनी है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कलसूम साहबा जब हॉस्पिटल दाखिल थी तो उनको कोई लंदन बीमारी नहीं, हाई वो कोर्ट का कुछ नहीं फैसला आया है सर, होता है। जब वो हसन फोट नवाज हो को गई दिवालिया करार दिया गया है। जी, मेरी आपकी आवाज नहीं लंदन मिली, हाई क्या कहा कोर्ट का आपने? फैसला आया है सर, लंदन हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हसन नवाज दिवालिया करार पाए। ये तो फिर मुझे मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे भी भेज दे, मैं देख लूं। ये चीजें छुपती नहीं है। वो बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं और वो कारोबार कर रहे हैं, उनका वही ऑफिस है, वही वो मौजूद है। अगर ये कुछ चीज अगर होती तो मेरे भी पता चलती, आपको भी पता चलती। इस तरह का कोई ना कुछ है ना, मैंने और कुछ माशाल्लाह 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 सर, उनका जो है वो जी सेटल्ड कारोबार है, दिवालिया होने का किसी भी तरीके से इस खबर में किसी तरह की कोई सदाकत नजर नहीं आती। बिल्कुल इस तरह की कोई बात देखे ना, मैं भी लंदन में ही बैठा हूँ, मैं भी किसी अखबार में जो पढ़ लेता, ये चीज छुपती थोड़ी है। इमरान खान साहब और उनके नहीं, वारिस मैं रिफ्रेश कर देती हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि बेहतरीन कारोबार है, सेटल्ड कारोबार है, दिवालिया होने की कोई कोई सूरत हाल नजर नहीं आती आपको? देखें, कारोबार वो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। मैंने कभी उनके कारोबार में कोई इंटरफेयर नहीं की। मुझे ये पता है कि उनका ऑफिस है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस उनका है, वो चल रहा है। मैं तो आज लंदन में भी लंदन में ही बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इस तरह की चीज मैंने तो सुनी नहीं। मुझे अगर इस तरह की कोई चीज मैंने सुनी तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन इस तरह का कोई चीज है नहीं। इल्जामात तराशी तो आपको पता है जो पीटीआई का वतीरा है वो चल रहा है। बाकी आपने क्या बुशरा बीबी का, तो ये खुद ही कह रहे हैं नहीं अपना नहीं भाइयों साहब सर, कि जी सर वो हर मैसेज चीज देख कर। नासिर भट्ट साहब, अब नासिर भट्ट साहब वो पतली गर्दन पकड़ के उन्हीं को ही हर बात पे मरोड़ना शुरू ना कर दिया करें ना सर, हर चीज पीटीआई पे उठा के डाल देते हैं। लंदन हाई कोर्ट के फैसले की मैं बात करेंगे, आप उसको भी पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं सर। मेमन साहब आप मुझे बताइए सर, खबरें पार्टी की जानिब से जो एमएनएज हैं उनको 10,000 और एमपीएस को जी जी कर लें, चलें जुमला कंप्लीट कर लें भट्ट साहब। मैंने कहा था कि अगर वो ऐसी बात हो तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा टीवी पे बैठ के। इस तरह की बात मैंने सुनी नहीं है चलिए कोई। ठीक है, सही सही। मेमन साहब सर, पार्टी की जानिब से एमएनएस को 10,000 और एमपीएस को 5,000 कारकुनान लाने की हिदायत की गई है। हदफ क्या है सर, कितने लोगों ने पहुंचना है डी चौक पर, जो पीटीआई सोच रही है? मैं थोड़ा सा मैं भट्ट साहब को वो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 मई 2024 को ये द गज़ट में पब्लिश हुआ है। अपरेंटली कितना सच है कितना झूठ है बाद में पता चल जाएगा। इसका बैंक्रप्सी ऑर्डर्स के लिहाज से हसन नवाज का है
फ्लैट 17 का लिखा हुआ है। ये ऑर्डर नंबर जो है ना वो 694 ऑफ 2023 है। डेट ऑफ फाइलिंग पिटिशन 25 अगस्त 2023 है। बैंक्रप्सी ऑर्डर डेट 29 अप्रैल 2024 है। टाइम ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर 1443 है। ये ज़रा आप एक दफ़ा कर लेना और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इन लोगों ने अपने यहाँ पे जितनी भी इन लोगों की फैक्ट्रीज थी उनको ये बैंकरप्ट करके उसके नाम पे इन्होंने लोन उठाए होते थे, फिर उसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करके वो सारे लोन हजम कर जाते थे। ये इसी तरीके से है और ये इनका पुराना कारोबार है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनका पुराना कारोबार है। यही कारोबार पाकिस्तान में भी किया, यही कारोबार अब ये लंदन में भी कर रहे हैं। ये अपने एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम में से पैसे साइफन करते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं, फिर उस सिस्टम को ये बैंकरप्ट डिक्लेयर करके खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान को भी लूटा है। 1985 से सर मैंने एक मिनट है ना भट्ट साहब, मैं आपको आप एक मिनट भट्ट साहब आप इसको भट्ट साहब इस तरह है। भट्ट साहब एक मिनट है ना, एक मिनट इस्तेमाल किया है, ये जो बोलना पड़ा भट्ट साहब देखिए भट्ट साहब आप बहुत सारी बातें करते हैं, मेरा भी दिल करता है बोलने का, लेकिन मेरे अंदर एक तमीज है, मेरी एक परवरिश है कि जब कोई और बोल रहा है जितना बुरा लगे आप खामोश रहो, उसके बाद वो कर लो। हर एक इंसान का अपना अपना ज़रफ़ होता है। मेरा ज़रफ़ ये होता है जब आप बहुत बुरी बात भी कर रहे होते हैं मैं खामोशी से सुनता हूँ, सब्र करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं बोलता हूँ प्लीज आपको भी सब्र करना चाहिए। आप दोनों ने सर आप दोनों ने अपने अपने दिल की भड़ास निकाल लिए सर। भट्ट साहब आपने भी कह दिया और मेमन साहब आपने भी कह दिया, तो नाज़रीन ऑब्वियसली कोई कॉन्क्रीट बात सुनना चाहते हैं तो हम कॉन्क्रीट बात की तरफ ही आते हैं। मैं आपसे ये जो सवाल कर रही थी वो मुझे बता दें सर, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। कामरान साहब की तरफ जाना है मैंने, कितने लोगों का हदफ है? देखिए इसमें अगर आप मुझसे कभी पूछे ना कि कितने लोग होने चाहिए, देखिए लोगों से ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है आप रिएक्शन देखते हैं, किसी का रिएक्शन देखते हैं, कहते हैं ना टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा ना, लेकिन आप लोगों ने एक्शन के लिए हदफ क्या रखा है, कितने लोगों का? देखे ना आप खुद देख लेंगी, क्योंकि आप लोग तो टीवी पे दिखाएंगे नहीं कि क्या एक्शन हो रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट का रिएक्शन देख लेना, उससे पता चल जाएगा कितना स्ट्रिक्ट एक्शन है। मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कामरान साहब, सारी बातें आप लोग हमारे ही प्रोग्राम्स में बैठकर जो है वो करते भी हैं और फिर आप ये बाद में क्लेम भी कर देते हैं कि आप लोग दिखाएंगे नहीं, तो फिर आप लोग ये सारी बातें कहाँ कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं सर? कामरान साहब मुझे बताइएगा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला आया वीपीएन के हवाले से। मुझे एक मिनट देते, मैं आपकी बात देखें, आपके साथ हम बात करते हैं लेकिन इसमें आप वो विजुअल्स नहीं दिखाते। आपका जो न्यूज़ टीवी है वो विजुअल नहीं दिखाता। हाँ बात हो जाती है, विजुअल्स अलग चीज़ है, बात करना और चीज़ है, इन दोनों को प्लीज मिक्स ना करें। थैंक यू वेरी मच। मेमन साहब देखें, विजुअल्स पे आप बात करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि विजुअल्स दिखा दिए जाएं। जब आपको दिखा दिए जाते हैं तो फिर आप लोग उसको मानते नहीं हैं। अभी कल ही की ताज़ा मिसाल है, एक नई 9 मई की फुटेजेस और चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस पर आया नहीं है। आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको जाली कह रहे हैं बाकायदा तौर पर, हालांकि आप लोग ही कहते रहे कि विजुअल्स दिखाएं, सामने लेकर आए, हम माफी मांगेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, उसमें बता दें किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई करके तो दिखा देना। विजुअल्स तो मैं आपको एक ऐड की तरह बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा, आप उसमें से आइडेंटिफाई करें कि ये बंदा अंदर गया था, तोड़ फोड़ कर रहा था। सही सर, बहुत सारी चीजें और बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ नजर आ रहा है उसमें, लेकिन ठीक है 1.5 साल गुजर गया है, आपने उस वक्त भी नहीं माना था, आपने अब भी नहीं मानना। आपके सामने कुछ भी लाके रख दिया जाए तो आपने नहीं माना, इट्स ओके सर। कामरान साहब मुझे ही बता दीजिए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से वीपीएन के हवाले से फैसला आया, गैर शरई करार दिया गया, उसको कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? मैं इस बात को सुन के मैं खुद तो परेशान हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। कुछ मेंबर्स के साथ मेरे ताल्लुकात भी हैं और मैं उनसे समझना चाहता हूं कि ये किस तरह से उन्होंने इस मामले को गैर इस्लामी कहा। मैंने उसको देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, इस वक्त तबसरा नहीं करता, मगर बहरहाल मेरी परेशानी है। मैंने मीडिया में ये बात देखी है, वीपीएन को गैर इस्लामी, मतलब अगर हम इस तरह से चीज़ों को गैर इस्लामी करार देने लग जाएँ
और जी। पता नहीं फिर क्या बनेगा क्या, ये तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई है। मगर स्टिल जो है ना, मैं कोई भी कोई ऐसी अपना ओपिनियन देने से पहले इसको समझना चाहता हूँ बात को, कि क्यों उन्होंने इस तरह से किया है या क्यों उन्होंने इस तरह से क्या कहा है और क्या चीज़ कामरान साहब, गैर इसमें इस्लामी एक हो गई है। दिलचस्प बात सर मेरे ये भी जो- है कि वजीर आजम साहब के मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी का इजहार किया। वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को इस मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी और उनको अपना ओपिनियन देने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि उनसे पूछा गया कि इस सारे मामले पर तो तनकीद आप पर हो रही है कि ये हुकूमत की सपोर्ट में आया है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें ऐसी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने किया है। सबूत देखिए, ये जो कुछ सोशल मीडिया के साथ हो रहा है ये दुनिया में कहीं पे नहीं होता। और हम उन चंद एक ममालिक में शायद जहाँ पे हर चीज़ पे पाबंदी लगाई जाती है, जिन चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए, दहशतगर्दी है, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है, मसाइल को हल करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है ना लोगों की मुंह बंद कर रहे हैं, उन पर उसको टैप लगा रहे हैं, उसको किसी को बात नहीं करने दे रहे, एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचने नहीं दे रहे। खौफजदा हम किस चीज़ से हैं? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? आप इसको मामलात को सीधे लेके चलिए और अगर कहीं पे कोई गलती है तो उसको गलती को तस्लीम करिए और तस्लीम करके कहें कि सारी हो गया, आइंदा नहीं होगा, और आगे बढ़िए। ठीक, सही सही। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी इस पर कुछ गुजारिश की है हुकूमत से, मैं चाह रही हूँ जरा सुन, इस पे जवाब दीजिएगा, सुनवाइए। खौफजदा इतने हैं, हर वक्त इस पे खौफ खाते रहते हैं कि फेक न्यूज। भाई आप जेन्युइन न्यूज बनाना शुरू कर दें तो फेक न्यूज खुद ही दब जाएंगी। फायरवॉल लगा दी, फिर उसके बाद अब वीपीएन, अब मुझे नहीं पता इस वक्त वो हलाल वाली चल रही है या हराम वाली चल रही है। पहले उन्हें यह बताना चाहिए था कि फॉर्म 47 पे आने वाला मेंबर असम्बली और वजीर आजम शरई है कि गैर शरई है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दिया है इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से उन्होंने कोई गुजारिश की है भट्ट साहब? बात यह है कि देखें, बिल्कुल सोशल मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान में यूज हो रहा है, जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, उसका जो इस्तेमाल हो जा रहा है, आप कहते हैं इंटरनेट लो हो गया, इंटरनेट, तो देखें इतने मसाइल है, क्या इनका हल, हम ये नहीं है कि हम सियासी जमातें और ये जो हुकूमती जमात है ये और बाकी मिल के बैठे, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें जिसमें कम से कम हम ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म करने के लिए हम इकट्ठे हो जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाए। ये चीजें कंट्रोवर्शियल इसीलिए हो जाती है। वो वीपीएन का मुझे नहीं पता, अब ये मैंने भी यही सुना है कि ये हलाल है या हराम की बातें हो रही हैं, इस पे भी जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन खुदारा मैं तो ये कहूंगा कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में है, इस बात पे इकट्ठे हो जाए। मेरा ये मैसेज है कि हम इस मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए एक पेज पे आ जाए तो हमारे बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। सही सही सर। अब जरा अगले टॉपिक की तरफ मैं आपसे ही बात का आगाज कर देती हूँ। कल नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो सर क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत डायलॉग की तरफ जाएगी या ऑपरेशन की तरफ जाएगी? सर देखिए, डायलॉग सबसे अच्छी चीज होती है, लेकिन वो चीज जो आप समझे कि कोई बंदा कानून को हाथ में लेता है तो उसके लिए तो फिर कानून अपना रास्ता खुद अपनाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि डायलॉग हो, लेकिन डायलॉग उन लोगों से हो जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो कहते हैं ना कि जमहूरी रवैये अपने अपनाए, उसके बाद डायलॉग भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मुल्क में अमन ना आए, और ये जो कहते हैं ना कि हर वक्त इसी कोशिश में होते हैं कि बदअमनी फैली रहे। बाकी जो बात है ना 24 नवंबर अक्टूबर नवंबर वाली के इकट्ठे होंगे, ये बिल्कुल हवा एक बात है, आप देखते रहेंगे कि पहले की तरह इनके पास बंदे सर मुझे बताइए मेमन साहब, सर आप आई हैव टू क्लोज सर, मुझे बस सबका जवाब चाहिए होगा इसमें। मेमन साहब, सर पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की, सिर्फ गुज़िश्ता एक महीने में 50,000 से ज़ायद, माफ़ कीजिएगा 50 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो शहादत के रुतबे पर चले गए हैं सर, जिनमें आम पाकिस्तानी भी हैं, फौजी जवान भी शामिल हैं। अगर ऑपरेशन हल नहीं है तो फिर पीटीआई के पास क्या हल है सर?
देखिए इस तरह है कि अगर आप हिस्ट्री देख ले पाकिस्तान की, ये ऑपरेशन पहली बार नहीं हो रहे, ये बहुत अरसे से हो रहे हैं और इसका कभी हल नहीं निकला। तो क्या आप ये नहीं सोच सकती कि इसका कोई और हल हो सकता है? इसका हल ये भी हो सकता है कि देखिए, आपने जब ये याद रखें कि जो टेररिज्म है ना, ये बड़ी मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम होता है। इसको आप सिंपल फोर्स से कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो एज होता है वो आपके पास नहीं होता और आपके पास जो एज होता है वो उनके पास नहीं होता। आपने अपने एज को इस्तेमाल करना है और आपने उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लोर करना है और उस लिहाज से उनके अंदर डिविजन्स क्रिएट करनी है। उनके अंदर जो डिफरेंट स्फेयर्स होती हैं उनकी, उनमें से आधों को अलग करना है और आधों को उनका नैरेटिव तोड़ना है जहां से वो रिक्रूट कर रहे हैं। इस लिहाज से बेहतर तरीका होता है कि आप बाज दफा इनके साथ नेगोशिएशंस करें। देखिए पूरी दुनिया में वो हुआ सही आपका जवाब आ गया है। आप समझते हैं नेगोशिएशंस किए जाने चाहिए। कामरान साहब, हमने देखा सर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में JUI को निशाना बनाया गया सर। कई लोग आपके शहीद हुए। अभी 2 रोज पहले बाजोड़ में जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी को शहीद किया गया। अब भी JUI ऑपरेशन की मुखालिफत करेगी सर? देखिए, ये ऑपरेशन की मुखालफत इसलिए करेगी कि ये मसले का हल नहीं है। शायद सबसे ज़्यादा शहदा जो है सिविलियन में इन सुबह खैबर पख्तूनख्वा में या सुबह बलूचिस्तान में हमने दिए होंगे, मगर इसके बावजूद जो मसले का हल नहीं है सियासी तौर पे, उसकी मुखालफत की जाएगी। गवर्नमेंट ख़ुद भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये मसले का हल नहीं है। या मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारे मामलात में कि कुछ लोगों को इन्वॉल्व होने का कहा गया, मगर वो जो है ना, जिन लोगों को इन्वॉल्व होने का कहा गया है इंगेज करने के लिए दोनों तरफ से लोगों को, शायद वो भी जो है ना उस मसले को हल नहीं कर सकते। ये इसमें जो मुनासिब शख्स कोई होता है जो उस मसले को हल कर सकता है, उसको जो है वो इंगेज करना होता है और टाइमिंग की भी इसमें अहमियत होती है। बाज़ औक़ात जो है ना ये देर कर देते हैं और इतनी देर कर देते हैं कि फिर बाद में इनसे भी मुदावा जो है मौलाना साहब तैयार हैं बात करने के लिए? बाज़ जगह पे मौलाना जो है ना वो रेलेवेंट हो सकते हैं। जैसे पहले जो है ना इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान वो गए थे, मगर उसका नतीजा ये निकला कि हमारा साइज़ जो है ना फिर मज़ीद काट दिया गया। मगर बाज़ जगह पे जो है वो मौलाना के अलावा भी कुछ मामला जो है ना किसी और से भी तय किए जा सकते हैं। मगर अगर किसी को जो है ना किसी पे एतमाद किया जाए, मौलाना को जो है वो सियासी सूरत हाल जैसे PTI वाला मामला है, जैसे गवर्नमेंट के दरमियान मामलात है, और इसमें जो है ना वो अगर एतमाद मिले इनको नज़दीक ला सकते हैं मौलाना। ठीक, आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब और सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप तीनों प्रोग्राम में शरीक थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है ना वो इस वक्त सांस लेने के काबिल नहीं रही है। हवाओं में जहर घुल चुका है। कोई एक शहर ऐसा नहीं है पाकिस्तान का कि जहाँ की फ़ज़ा आलमी मयार के मुताबिक अच्छी कहलाई जा सके। पिछले साल यानी 2023 में पाकिस्तान एयर क्वालिटी इंडेक्स में 160 पॉइंट्स के साथ बदतरीन ममालिक में दूसरे नंबर पर था और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। IQ एयर वेबसाइट के आदाद शुमार पर अगर नज़र डालते हैं तो कुछ देर पहले मुल्तान की फ़ज़ा 301 पॉइंट्स के साथ ख़तरनाक तरीन थी। इस्लामाबाद, हरीपुर, एबटाबाद के नंबर्स भी कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि यहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं, सब्ज़ा है, दीगर शहरों के मुकाबले में आलूदगी कम है, बारिशें भी यहाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कराची है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, सड़कें खुदी हुई हैं, दरख्त बचे नहीं हैं, शहर के बीचों बीच आधे दर्जन से ज़ायद इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। आलूदगी का ऑब्वियसली बाइस बनते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस शहर की सड़कों पर चलता है, जानलेवा धुआं छोड़ता है और यहाँ पर जो कचरे के ढेर जा बजा पड़े हुए आपको नज़र आते हैं वो भी भरपूर फ़ज़ाई आलूदगी में अपना हिस्सा डालते हैं। इसके बावजूद मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि कराची के एयर क्वालिटी इंडेक्स इन सरसब्ज़ो शादाब शहरों से बहुत बेहतर है। लेकिन इसकी वजह ऑब्वियसली जब कुछ रिसर्च किया तो पता चला है कि कोई इंसानी कोशिशें नहीं है, इंसानी काविशें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत है। क्योंकि कराची समंदर किनारे आबाद शहर है और इस वजह से इस शहर को वो फ़ायदा मिलता है जो किसी और शहर को नहीं मिलता। समंदर के ऊपर, समंदर की हुदूद में दूर दूर तक फ़ज़ा खाली रहती है। समंदरी हवाएं चलने से भी फ़ायदा होता है, वरना कराची का हाल जो इस वक्त बदहाल है ना, तो इन बड़े शहरों में सबसे बुरा हाल कराची का होना था।
वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।